नमस्ते स्टूडेंट्स। तो फाइनली हम आज चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीबीएसई वालों को डिलीट हो चुकी है। उसका हम आज पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन सीबीएसई वालों को है, बार मैग्नेट कट हो चुका है, बार मैग्नेट का डेरिवेशन कट हो चुका है, मतलब ये स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सीबीएसई वालों के लिए है, बाकी का निकल चुका है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम बहुत आते हैं, जिनको अगर एंट्रेंस एग्जाम देनी हो तो अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो आपका बेनिफिट, नहीं दोगे तो इट्स ओके। सो हमने फोर्थ चैप्टर में क्या पढ़ा था? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट मूविंग चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी अगर चार्ज मूव होगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, उसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिस डिस्कवरी व्हिच वाज मेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th century is credited to Oersted। ऑयस्टर्ड भाई साहब है, उस पे हम दे देते हैं। एम्पियर को भी दूसरा, तीसरा बायोट एंड साइवर्ट एंड बहुत सारे। बट इन द प्रेजेंट चैप्टर वी टेक अ लुक एट द मैग्नेटिज्म एज अ सब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट। सिर्फ मैग्नेटिज्म, इधर इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ भी नहीं आएगी, वोलेंस और मैग्नेटिज्म आएगा पूरे का पूरा। ठीक है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, हम थोड़ा सा कॉमन आइडिया देख लेते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, हमें क्या पता है, जिससे हमें ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही इजी हो जाए। पहला चीज तो द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to geographic north। मतलब magnetic north geographic north, magnetic south geographic south same हो। दूसरा, when a bar magnet is freely suspended it points in the direction, in the north south direction, and the tip which points to the geographic north is called the north pole। मान लो कि मैग्नेट को मैंने ऐसे ऐसे छोड़ दिया, ऐसे आगे, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट होगा तो उसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे, और साउथ की तरफ तो, एंड द टिप विच पॉइंट्स टू द ज्योग्राफिक साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। पता है मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये ऐसा मैग्नेट होता है, ये होता है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल, जिस जहाँ पे आर्कटिक है वो, और ये ज्योग्राफिक साउथ पोल जहाँ पे एंटार्क्टिक है वो। क्लियर हो गया? तो उसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे नाम देते हैं। डन। तीसरा पॉइंट, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू टुगेदर। दो नॉर्थ पोल को लेके आएंगे, ये मान लो मेरा थंब नॉर्थ पोल है, एक नॉर्थ पोल, तो रिपल्सिव होंगे। दो साउथ पोल को लेके आएंगे तो भी रिपल्सिव होंगे, बट एक नॉर्थ और एक साउथ को लेके आएंगे तो क्या होंगे? अट्रैक्ट। कन्वर्सली देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ अदर। ये सारी बेसिक चीज है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। मान लो मैग्नेट को मैंने बीच में से कट कर दिया, तो भाई ये नॉर्थ और ये साउथ ना, वो वापस नॉर्थ साउथ में बन जाएगा। दैट इज इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ्स वी गेट टू सिमिलर बार मैग्नेट्स विद समवॉट वीकर प्रॉपर्टीज। बड़े में से छोटे को कट कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज वीक हो जाएंगी, बट नॉर्थ और साउथ तो एज इट इज रहेंगे। ठीक है बेटा। Unlike electric charges, isolated magnetic north and south pole known as magnetic monopoles do not exist। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, बट नॉर्थ पोल कभी एग्जिस्ट कर सकता है अकेला? नहीं। साउथ पोल कभी अकेला एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। अकेला पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला नेगेटिव भी है। इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलर्स। और मैग्नेट जनरली बनते ही आयरन और उसके अलर्स से, बराबर है? ये उसके बेसिक। देखो, आप लोगों को मैंने फोर्थ चैप्टर की अभी एमसीक्यू टेस्ट ली थी मैंने। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप पागल हो। आप एक सिंपल सी बात समझो ना बेटा, आप लोगों को क्या करना है पता है? आप लोगों को पहले टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करनी है, और टेक्स्ट बुक भी रीड ना करो तो मैं सब कुछ तो आपको टेक्स्ट बुक का ही पढ़ा रहा हूँ, और उसके रिलेटेड हर एक टॉपिक के एंड पे उसके न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई न्यूमेरिकल्स इसमें ऐसा आया तो कहाँ पुट करें। रिवाइज करो, उसके बाहर का कुछ नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पूछता हूँ, सर हमने एक बार अच्छे से रिवाइज किया, एक बार आधा रिवाइज किया, दो बार अच्छे से रिवाइज किया, दूसरी बार हमने फिर तीसरी बार ऊपर ऊपर से देख लिया। बेटा ये थोड़ी चने खाने की चीज है कि दो बार खा लिया तीसरी बार अच्छे से खा लेंगे, या दो बार मैं रास्ते से गया तो मुझे याद रह गया रास्ता। एक तो आपको वैसे भी इंटरेस्ट नहीं आता। एक स्टूडेंट तो बोल रहा था सर मुझे फिजिक्स समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने बोला
छोड़ दो भैया, क्या करूँ अभी मैं, सिर पटकूं अभी तो और क्या कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप उसको समझ के करने की ट्राई करोगे तो बहुत मजा आएगा। और है यही, मैं भी देखो आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ्री तो बैठा नहीं हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करके ये सारा डेटा इकट्ठा करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी रिवाइज करना पड़ता है तभी मैं पढ़ा सकता हूँ, सिंपल सी बात है ये तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है और वो है कि रिवाइज करना। अब मान लो कि भाई एक दिन की छुट्टी आ गई, अब हम मंडे को पढ़ेंगे, तो जो मंडे को पढ़ेंगे तो वो इस टॉपिक जो आज पढ़ा है उसके रिलेटेड ही होगा। तो सैटरडे को क्या करना है, आपको यही टॉपिक रिपीट करना है, संडे भी यही टॉपिक रिपीट करना है, मंडे को, ताकि आपका जब न्यू टॉपिक स्टार्ट हो तो हाँ ये तो हमने पढ़ा था, उसके रिलेटेड पढ़ने की भी मजा आएगी। क्या बोलना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, उल्लू बनाते हो पता है आप लोग, पेरेंट्स और हमें टीचर्स को उल्लू बनाते हो। पेरेंट्स बेचारे इतने मासूम होते हैं कि उनको ऐसा लगता है वो मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा, मार्क्स कम आ रहे हैं। भले वो डायरेक्टली हमें ब्लेम नहीं करते बट इनडायरेक्टली ब्लेम करते हैं, बट उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट आपका है, सबसे बड़ा। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स आते हैं बट थियरी में कम मार्क्स आते हैं, क्यों? अरे भाई थियरी भी, एमसीक्यू और थियरी दोनों कॉन्सेप्ट तो एक ही है। और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको एमसीक्यू कुछ नहीं आते, थियरी बहुत अच्छे से आती है। तो भाई उल्टा एमसीक्यू इजी है, एमसीक्यू में तो टिक करना है, मतलब बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट के बारे में सीबीएसई वालों को है बट इसका डेरिवेशन नहीं है, इसलिए पढ़ लेना। एग्जामिनिंग आयरन फिलिंग स्प्रिंकल्ड ऑन अ शीट ऑफ ग्लास प्लेस्ड ओवर शॉर्ट बार मैग्नेट, द अरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग्स इज शोन इन फिगर। अगर आप घर पे ट्राई करना, अगर आपके पास बार मैग्नेट हो तो बार मैग्नेट रखना और उसके ऊपर एक शीट ऑफ पेपर रखना, मतलब रह तो नहीं पाएगा बट शीट ऑफ पेपर रखना और नीचे बार मैग्नेट रख देना भाई ऐसे वो टेबल पे, और बड़ा सा बार मैग्नेट जो हैवी वाला वो लेना और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देना, ऐसे आयरन फिलिंग्स जो है वो ऐसे शेप में अरेंज हो जाएगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में और अंदर साउथ टू नॉर्थ। The pattern of iron filling suggests that the magnet has two poles similar to the positive and negative charge of an electric dipole. As mentioned in the introductory section, one pole is designated as north pole and other as the south pole. देखो ये north pole और एक south pole, दिख रहा है, ये north pole और एक south pole है क्या नहीं? When suspended freely, these poles point approximately towards the geographic north and geographic south pole. A similar pattern of iron filling is observed around a current carrying solenoid. और मान लो कि अगर नॉर्थ साउथ की जगह पे सोलेनॉइड रखा तो उसमें भी यही का यही पैटर्न मिलेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, सोलेनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट, सोलेनॉइड का जो पैटर्न है वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। कैसे, तो वो समझाते हैं, देखो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तीन होगी। द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स permits us to plot magnetic field lines. This is shown for both the bar magnet and the current carrying solenoid. ये देखो सबसे पहला ये क्या है, आपका बार मैग्नेट है, ये सबसे पहला जो आपका है ये है आपका बार मैग्नेट, ठीक है। देखो ये नॉर्थ और ये साउथ, बार मैग्नेट नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जा रही है। ये है आपका सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों सिमिलर है, देख लो है कि नहीं सिमिलर, हाँ या ना तो बोल दो बेटा। दैट इज यहां से निकल के यहाँ पे जा रही है, मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, नॉर्थ, और ये किसकी तरह साउथ, और अंदर देखो साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। और ये जो तीसरा है वो आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल देखो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव जाता है और पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। क्योंकि ये देख सकते हो आप कंटिन्यूस क्लोज्ड फॉर्म्स हो रहे हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी ऐसे और इधर भी ऐसे, वैसे इधर ऐसा नहीं है, ये पूरा लूप कंप्लीट कर रहा है। समझ में आया? तो ये डायग्राम याद रख लेना, आपको शायद 1 मार्क या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि भाई सोलेनॉइड का आपका क्या बोल सकते हैं, कैसा है आपका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीजें सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का
क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वो आपको एग्जाम में शायद तक पूछ सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनोइड फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस क्लोज लूप। ये मोस्ट आईएमपी है, 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, चारों के चार पॉइंट्स लिख लें। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डायपोल वेयर दिस फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं होता। और एस्केप टू इंफिनिटी, कब, अगर पॉजिटिव अकेला हो तो कहाँ पे एंड होगा, इंफिनिटी। दूसरा पॉइंट, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब देख लो यहाँ पे ये है, इसका टेंजेंट इस साइड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगी। यहाँ पे टेंजेंट इस साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगी। यहाँ पे टेंजेंट इस साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड, हर एक, क्योंकि कंटिन्यूस क्लोज लूप है तो टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देख लो, समझाता हूँ। दो शेप लिए हुए हैं, एक ये शेप है और दूसरा ये शेप है। इस शेप में से कितनी फील्ड लाइंस जा रही है, ऑलमोस्ट सारी, और इस शेप में से सिर्फ 3 जा रही है। तो बताओ कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहाँ पे वो स्ट्रांग होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो, वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, कहाँ पे होगा, दैट इज ये फर्स्ट रीजन है और ये है सेकंड रीजन। तो ऑब्वियसली सेकंड रीजन पे स्ट्रांग होगा, क्यों, क्योंकि वहां से बहुत सारी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। तो वही बता रहा है कि भाई पर्टिकुलर एरिया में जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और फोर्थ, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। क्यों, अगर इंटरसेक्ट करेगी मतलब वहां पे दो डायरेक्शन, ये सब आपने 10th में पढ़ा है। फॉर इफ द डीड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन वुड नॉट बी यूनिक एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। मान लो एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सॉरी ऐसे, एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब आफ्टर इंटरसेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, नॉट पॉसिबल। ये तो कभी जिंदगी में पॉसिबल, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही पॉसिबल हो सकती है, दो नहीं हो सकती। क्लियर हो गया, पक्का। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, द रिजम्बलेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर अ बार मैग्नेट एंड अ सोलेनॉइड सजेस्ट दैट अ बार मैग्नेट may be thought of as a large number of circulating currents in analogy with solenoid। मतलब बार मैग्नेट और सोलेनॉइड, इन दोनों का, ये सोलेनॉइड थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, इसका भी ये नॉर्थ से साउथ निकल के जा रहा है, इसका भी नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और अंदर साउथ टू नॉर्थ और अंदर भी साउथ टू नॉर्थ। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा बार मैग्नेट है, वो बहुत सारे सर्कुलर टर्न से बना हुआ है, लाइक अ सोलेनॉइड, यही बता रहे हैं। कटिंग अ बार मैग्नेट इन हाफ लाइक इज कटिंग अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को हाफ कर देंगे तो बार मैग्नेट भी हाफ हो जाएगा। वी गेट टू स्मॉलर सोलेनॉइड्स विद वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सोलेनॉइड के दो छोटे छोटे सोलेनॉइड मिल जाएंगे। The field lines remain continuous, emerging from one phase of the solenoid and entering into the other phase। देखो एक phase से निकल के दूसरे phase में जा रहा है। One can test this analogy by moving a small compass needle in the neighborhood of a bar magnet and a current carrying finite solenoid and noting that the deflection of the needle are similar in both the cases। देखो ये भी प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने कंपास रखा, यहाँ पे कंपास रखा, यहाँ पे कंपास ऐसे दिखाएगा। देखो यहाँ पे कंपास रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, यहाँ पे कंपास ऐसे दिखाएगा, यहाँ पे कंपास ऐसे दिखाएगा, यहाँ पे कंपास ऐसे दिखाएगा, यहाँ पे कंपास ऐसे दिखाएगा। सेम टू सेम, यहाँ पे कंपास रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, यहाँ पे कंपास ऐसे दिखाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। मतलब जो ये दिखा रहा है वही का वही ये दिखा रहा है। तो इससे हमें क्या सजेशन मिल रहा है कि भाई दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड की सेम होती है। ओके, तो अब हम एक्सियल फील्ड ऑफ फाइनाइट सोलेनॉइड, मतलब बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह एक्ट करेगा। ये सीबीएसई वालों के लिए कट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, तो इसके कारण इसकी एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी हमने ऑलरेडी डिराइव तो कर लिया है, बट इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिराइव करेंगे। डेरिवेशन एक्चुअली है, पूरा पूरा डेरिवेशन है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। हमने वहां पे सिर्फ उसका फॉर्मूला देख लिया था, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, बट यहाँ पे उसका एग्जैक्ट डेरिवेशन पूरा हम देखेंगे। बराबर है, अब करंट आएगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे होल एंड सोल मैग्नेटिज्म की बात चल रही है।
करंट आएगा ही नहीं, तो सर दूसरा कौन सा फॉर्मूला? तो लेट द सोलेनॉइड इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और उसकी लेंथ 2l है। 2l क्यों रखी है? बिकॉज उसको सेंटर से डिवाइड कर दिया, तो इधर l पार्ट और इधर l पार्ट। ओके, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये l से लेके माइनस l हो जाएगा ना उसका। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे l और यहाँ पे खत्म होगा माइनस l। तो हमने क्यों 2l लिया वो क्लियर हो गया बेटा? इस साइड l और इस साइड माइनस l, वो सेंटर पे आ जाए इसलिए। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे? we can evaluate the axial field at a point P at a distance r from the center of O of the solenoid। एक्सियल फील्ड है ना P, एक्सियल फील्ड मतलब उस एक्सिस पे P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें फाइंड करना है, तो हम कर सकते हैं। टू डू दिस कंसीडर अ सर्कुलर एलिमेंट। अब देखो एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप इस साइड जाओगे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जैसे जैसे आप इस साइड जाओगे सोलेनॉइड की लेंथ कम होती जाएगी, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर चेंज होती जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी ये स्ट्रिप ले रहा हूँ, ये देख रहे हो बेटा, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप देख रहे हो, ये स्ट्रिप, हाँ बहुत ही गंदी मैंने बनाई है, बट ये स्ट्रिप ले रहा हूँ। अब वो स्ट्रिप के कारण, वो स्ट्रिप के कारण मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेता हूँ। फिर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा, ऐसी छोटी 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 सारी स्ट्रिप्स को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मिल जाएगा। ओके, जिसकी थिकनेस कितनी है? dx ऑफ द सोलेनॉइड एट अ डिस्टेंस x। कितना डिस्टेंस दूर है? x डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम इट सेंटर। सो ये देखो, ये ओरिजिन से हमारा पॉइंट p r डिस्टेंस दूर है, ओरिजिन से हमारा ये x डिस्टेंस दूर है, तो ये स्ट्रिप जो है हमारी स्ट्रिप, वो पॉइंट p से कितनी दूर होगी बेटा? तो लॉजिकल बात है r माइनस एक्स दूर होगी, ये r टोटल x r माइनस एक्स होगी। समझ में आया? इट कंसिस्ट ऑफ n dx टर्न्स, लेंथ उसकी dx है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n dx, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, सो dx में कितने टर्न्स होंगे? n dx टर्न्स। और लेट i बी द करंट इन द सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड में से i करंट जा रहा है। इतना क्लियर हो गया? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इतना क्लियर हुआ होगा तो मजा आएगा, वरना भूल जाओ। ओके, क्लियर? लिख लिया बेटा सब लोगों ने? डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू जीरो n आई ए स्क्वायर अपॉन 2 r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? कल लास्ट टेस्ट में ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था। म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। एक्स मतलब वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना था? r माइनस एक्स, चेक कर लो। बट आपको पता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, वो n dx है, वो भी हमने देख लिया। तो कितना हो गया? म्यू जीरो n dx आई ए स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा? r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, अब ध्यान से सुनना, उसके कारण सबसे पहली बात, तो उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होगी? छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, छोटू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी dB हो जाएगा। नाउ देयरफॉर टोटल फील्ड इज obtained by समिंग, समिंग मतलब सबके कारण ऐड कर देना है, समिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम x is equal to minus all the elements and इंटीग्रेटिंग, कहां से इंटीग्रेट करेंगे बेटा? फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस एल टू x इज इक्वल टू एल। चेक कर लो ना बेटा, डायग्राम देखो, यहाँ से माइनस एल से एल जितने भी कर्व्स हैं उन सब के कारण ऐड करना पड़ेगा। तो और दूसरी बात, ऑल्सो r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r क्यूब। कंसिडरिंग x and a are very small compared to r, तो सबको निकाल देंगे तो r हो जाएगा। देखो इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, तो r स्क्वायर का पावर 3/2, तो r क्यूब हो गया। डन।
तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ इस साइड dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल कितना हो जाएगा म्यू जीरो एंड डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन नीचे तो सिर्फ आर क्यूब बच जाएगा। अब dV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा b, और इसमें देखो कौन कौन कॉमन, म्यू जीरो कॉमन निकालो बाहर, ठीक है, एन कॉमन निकालो बाहर, आई कॉमन निकालो बाहर, ए स्क्वायर कॉमन निकालो बाहर और नीचे 2 है तो 2r क्यूब सब कुछ बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dx बचेगा माइनस एल टू एल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब dx का इंटीग्रेशन x एल टू माइनस एल। आपको पता है इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन करने का तरीका एल माइनस ऑफ माइनस एल। So b is equal to mu 0 n I a square अपॉन 2r क्यूब l प्लस l कितना होगा 2n, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बराबर है। और मान लो हाँ एक और बस 2 और 2 कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इतना लिख लीजिए फिर मैं आगे समझाता हूँ। अब सबको रीअरेंज करते हैं, सबको रीअरेंज करते हैं तो म्यू जीरो को मैं और 2r क्यूब को एज इट इज रख रहा हूँ और 2nl को एक साथ, 2nl नहीं लिखेंगे, n इंटू 2l को एक साथ लिख रहा हूँ और दूसरा i इंटू ए स्क्वायर को एक साथ लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब ध्यान से देखना, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई पाई का हिसाब मुझे रखना है इसलिए i इंटू पाई ए स्क्वायर। बेटा n इंटू टू एल कितना होगा, n इंटू टू एल मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, वो आपका कैपिटल n हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल n हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका i और पाई ए स्क्वायर हो जाएगा a। हियर n इंटू टू एल मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंटू टोटल n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाएंगे, पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एरिया a हो जाएगा बस। और आप सब लोगों को पता है क्या पता है बेटा, एन आई ए किसके जितना होता है, एन आई ए होता है m के जितना अपॉन 2 पाई आर क्यूब। आपको पता है n इंटू आई इंटू ए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो b की वैल्यू इसको मैं रीअरेंज करूं तो म्यू जीरो बाय 2 पाई m बाय आर क्यूब, और अगर आपको फॉर्मूला 2 म्यू जीरो बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब, दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, इट इज द, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। और एक बात याद रखना, ऑल्सो फॉर बार मैग्नेट भी यही होगा, बिकॉज बार मैग्नेट और सोलेनोइड एक जैसे होते हैं। तो अगर बार मैग्नेट पूछा तो भी यही फॉर्मूला, सोलेनोइड पूछा तो भी यही फॉर्मूला, समझ रहे हो पक्का। तो हमने एक्सिस का फाइंड कर लिया, एक्सिस के बाद अब इक्वेटोरियल का फाइंड करेंगे। तो इक्वेटोरियल के लिए पहले इतना लिख लीजिए, इक्वेटोरियल के लिए डेरिवेशन नहीं है, सीधा हम लिख लेंगे b इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब। याद करो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सिस और इक्वेटोरियल का फाइंड किया था, सेम टू सेम यही है, वहां पे p था यहाँ पे m, यहाँ पे क्या होगा म्यू जीरो बाय 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, m क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p था। अगर किसी ने आगे के चैप्टर्स पढ़े हुए होंगे और याद होगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ मैग्नेट, मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट से परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर हो गया। एक और चीज उसके लिए थियरी के लिए पढ़ लेते हैं, आपको टेक्स्ट बुक में मस्त दी हुई है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज दस इक्वल टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड दैट प्रोड्यूस द सेम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट का लो या सोलेनोइड का लो, दोनों का सेम होता है। सम टेक्स्ट बुक असाइन अ मैग्नेटिक चार्ज आल्सो प्लस qm टू द नॉर्थ पोल एंड माइनस qm टू द साउथ पोल, एंड उसके कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को आप qm इंटू 2l भी लिख सकते हो। ओके, जिसकी लेंथ 2l है, मान लो ये बार मैग्नेट है हमारा, बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है। तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो ये क्या होगा प्लस क्यू एम, ये क्या होगा माइनस क्यू एम, और इसकी लेंथ 2l है, तो इसके कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगी क्यू एम इंटू 2l, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्यू इंटू 2a।
प्लस क्यू माइनस क्यू, तो क्यू ही लेते हैं क्योंकि वो भी पॉजिटिव और मैग्नेटिक नेगेटिव चार्ज से बना होता है। सब कुछ एनालॉगस है। एनालॉगस मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा था वही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा। दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो बेटा स्टार्ट करते सॉल्व करने का। 25 मिनट हुए अभी, तो ये छोटा बहुत लेक्चर होगा। अब आर मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट उसका कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एंड हैज पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट। 20 सेंटीमीटर मतलब टोटल 12 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 0.2 मीटर। तो हमें कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ फाइंड करना है। तो अभी हमने एम का फॉर्मूला देखा, पोल स्ट्रेंथ मतलब क्यू एम, क्यू एम इंटू 2L होता है। तो देयरफॉर क्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम बाय 2L। एम एफ आई अपॉन 2L है 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 25 एम्पियर मीटर। कितना सिंपल बेटा, बस ऐसे ही है सारे क्वेश्चन, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके सामने दिया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। मतलब उस बार मैग्नेट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ओके, और मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसकी लेंथ मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें एल एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और कितना दूर है, आर है 50 सेंटीमीटर। बराबर है। अब देखो, अब लोग सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो मैंने जो फॉर्मूला आपको अभी डिराइव करवाया, तो उसमें क्या था बेटा कि एल मस्ट बी मच मच ग्रेटर देन आर, तभी वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी देख लो, हियर ऑल्सो एल इज मच ग्रेटर देन आर, तो देयरफॉर हमें सबसे पहले एक्सियल फील्ड, तो बी एक्सियल का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो क्या है उसका फॉर्मूला, 2 म्यू 0/4 पाई एम बाय आर क्यूब, या फिर आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, म्यू 0/4 पाई 2m/r क्यूब। और वो ये इसमें वैल्यू डाल दो, म्यू 0/4 पाई मतलब 10⁻⁻7, 2 m है 0.40, आर क्यूब 50 सेंटीमीटर मतलब ये हो जाएगा 0.5 मीटर, 0.5 का क्यूब। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। डन। अब इक्वेटोरियल की बात करते हैं। देखो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर आएगा 6.4, कैलकुलेशन करोगे ना। हाँ, अब इक्वेटोरियल की बात करते हैं। तो देयरफॉर बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है म्यू 0/4 पाई एम बाय आर क्यूब। सर माइनस कहाँ गया, माइनस साइन इंडिकेट करेगा, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो म्यू 0/4 पाई 10⁻⁻7, 0.4 अपॉन 0.5 का क्यूब, इसका आंसर आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, आपको पता है बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2m/r क्यूब। ये जो मैं ये करवा रहा हूँ ना, ये JEE और नीट में बैठे बैठा बहुत बार पूछा जाता है। बी इक्वेटोरियल म्यू 0/4 पाई m/r क्यूब, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल, दोनों को कट कर दो, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। म्यू 0/4 पाई कैंसिल, mm कैंसिल, r क्यूब कैंसिल। ऑल्सो आप ये भी याद रख लेना, बी एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी इक्वेटोरियल। ऑल्सो ये भी याद रख लेना, बी इक्वेटोरियल बाय बी एक्सियल इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। 1 2 और 3 बैठे बैठे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इनका रेशियो क्या होगा। आप लोग तो दिमाग चलाओगे नहीं, इसलिए मुझे तो बताना पड़ेगा। डन, आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन देखो, तो क्या दिया, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज अ पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ, मतलब ये हमारे पास QM है, QM है 10 एम्पियर मीटर, और बार मैग्नेट की लेंथ 2L है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो देयरफॉर M क्या होगा, QM इंटू 2L। M तो फाइंड करना पड़ेगा ना, बिकॉज देखो क्या फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो क्या होगा, QM इंटू 2L, QM इंटू 2L, QM इंटू 2L, QM इंटू 2L, QM इंटू 2L। तो QM है हमारा 10, 2L है 0.1, आंसर आएगा 1 एम्पियर मीटर।
अब देखना, बट हियर एल एंड आर आर कंपेरेबल, बट बहुत छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए बी एक्सियल का फॉर्मूला क्या होगा, बी एक्सियल का फॉर्मूला होगा म्यू 0/4 पाई 2m r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। आप लोग सर वहां पे तो आपने एक्स और ए और ये सब लिखवाया है, ये रहा डेरिवेशन, हम थोड़ी गप्पा मारेंगे। यहाँ पे देखो आपने डेरिवेशन में क्या लिखवाया है कि भाई एक्स और आगे आगे और आगे, ये रहा सर यहाँ पे आप ए लिखवाया, तो कोई फर्क पड़ेगा, ए के फॉर्मेट में लिख लो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो ये दोनों का रेडियस ए है, बराबर है, रेडियस ए है, तो रेडियस तो काफी छोटी होगी उसकी, बाहर मैग्नेट तो रेडियस तो दिया ही नहीं हुआ है, तो रेडियस नहीं दिया हुआ तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो सिर्फ आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो ये डेरिवेशन आपको नहीं है इसलिए मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला याद रख लियो, याद रख लियो, याद रख लियो, ओके। तो इसका आंसर आएगा 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू एम, कितना है 1, आर कितना है, आर वेर इज द आर इज द आर इज द आर इज द कितना है 0.2 मीटर एट अ डिस्टेंस, देखो आर इज इक्वल टू 0.2 मीटर दिया हुआ है, तो 0.2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मतलब 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्यों, बिकॉज देयरफॉर इसके बेस पे एल कितना होगा 0.05 मीटर, 0.1 का हाफ, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद 0.2 का स्क्वायर माइनस इसका इस ऊपर आंसर आएगा 10⁻⁷ 2 इंटू 0.02, ये हो गया 0.4, ये होगा 0.2 का स्क्वायर 0.04, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.0025, माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.0375 का होल स्क्वायर, और सब कुछ कैलकुलेशन करने पे आंसर आएगा 2.84 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब देखो, अब यहाँ पे आप इक्वेटोरियल का हाफ नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो यहाँ पे बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आपको क्या लगाना पड़ेगा, म्यू 0/4 पाई सॉरी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, म्यू 0/4 पाई 10⁻⁷ एम है 1, आर स्क्वायर है आपका 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 का होल स्क्वायर का पावर 3/2, तो अभी हमने ये निकाला था 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस इसका स्क्वायर 0.0025 उसका पावर 3/2, तो इसका आंसर आएगा 0.0425 का पावर 3/2। अब पावर 3/2 उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले उसका स्क्वायर रूट करने का, पावर हाफ है ना तो उसका स्क्वायर रूट करने का, फिर उसको क्यूब करने का, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1.14। आपको कैलकुलेशन अलाउड है, क्यूब करना है, क्यूब रूट नहीं करना है, मतलब आप उसको क्यूब इजिकल टू इजीली कर सकते हो, समझ में आ गया बेटा, पक्का कैलकुलेटर का यूज करना है गुजरात बोर्ड वालों, आप लोगों के लिए है, अच्छे से पढ़ाई करो, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टू शॉर्ट मैग्नेट्स पी एंड क्यू आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर, ऐसे दिया हुआ एंड they are mutually perpendicular उनकी एक्सिस है, इट इज फाउंड दैट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द प्रोलोंगेशन, प्रोलोंगेशन मतलब उसको आगे लेके जाने के बाद, एट पी मतलब पी पॉइंट पे थोड़ा आगे लेके जाने के बाद उसकी मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट, देखो डायग्राम भी दिया हुआ है, जो 30 डिग्री विद द एक्सिस है, 30 डिग्री विद द फर्स्ट मैग्नेट के साथ है, कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द टू मैग्नेट। ओके, सबसे पहले तो एट पॉइंट ए, as point A, as point A lies on the axial of line P, therefore B1 कितना होगा ड्यू टू मैग्नेट 1, B1 कितना होगा म्यू 0/4 पाई 2m1/r3, देखो m1 दिया, स्मॉल m1 लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल m1 दिया, स्मॉल m1 दिया, ओके, एंड पॉइंट A is on equatorial for magnet M2, तो therefore B2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, B2 को हम क्या लिख सकते हैं म्यू 0/4 पाई
म्यू 0 बाय 4 पाई m2 बाय आर क्यूब। क्लियर हो गया? एक बात बहुत ध्यान से समझो, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट ए पे हम इसके कारण, ये जो है इसके कारण वो एक्सियल, इसके कारण वो इक्वेटोरियल, बराबर है, हमें तो इसी पॉइंट पे फाइंड करना है, बराबर है, तो वो फाइंड कर लिया हमने। B1 निकल रहा है ऐसे और B2 ऐसे निकल रहा है, उसका रिजल्टेंट ऐसा है। बट क्वेश्चन में आप चेक करोगे, इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बट रिजल्टेंट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद B1। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वाई एक्सिस पे कौन है? B2 अपॉन एक्स एक्सिस, मतलब वहां पे B1। तो थीटा कितना दिया हुआ है? टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू B2 अपॉन B1, और टेन 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू B2 बाय B1। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इन दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बोथ, तो B2 बाय B1 कितना होगा? हाफ हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था आपको, बताया है, हाफ नहीं होगा, M2/2 M1 होगा। M2 और M1 सेम नहीं है, समझ रहे हो? बाकी सब कट हो जाएगा, M2/2 M1। और यहाँ पे B2/B1 दोनों को कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ, इसको मैं 2 नाम दे दूं और इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों को देख लो तो क्या हो जाएगा? 1/√3 इज इक्वल टू M2/2 M1। तो देयरफॉर मुझे तो M1/M2 फाइंड करना है, तो ये 2 पर चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? √3/2। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, JW और नीट में। लास्ट क्वेश्चन, खत्म हो गया बेटा, ये खत्म हो गया। अब बोलोगे सर कुछ बोलो तो सही, तो भैया सिंपल सी बात है, B1 फाइंड करो, B2 फाइंड करो, दोनों का रेशियो फाइंड किया। दूसरी बात देखो, रिजल्टेंट भी दिया हुआ 30 डिग्री, तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू B2/B1, वैल्यूज डाल दी, थीटा की जगह पे 30 डिग्री डाल दिया, हो गया खत्म। और लास्ट और फाइनल बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डायपोल्स और मैग्नेटिक मोमेंट आर ईच प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 2 मीटर विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। अब वहां पे लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर बना रहा था, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। द रिजल्टेंट फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे, मतलब एग्जैक्ट हमें बीच में बनाना है, एग्जैक्ट हमें बेटा बीच में बनाना है। बीच में कितना होगा? बीच में कितना होगा? तो एक बात समझो बेटा, एक बात बहुत ध्यान से समझो, ड्यू टू दिस मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जाएगी, ड्यू टू दिस मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जाएगी। तो रिजल्टेंट कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है, टेन थीटा। दोनों बीच में क्या होगा? B1 और B2 ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा? ड्यू टू दिस मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, ड्यू टू दिस मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। ये लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। क्यों? बिकॉज नॉर्थ टू साउथ निकलती है, तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ निकल रही है तो इधर देखो, नॉर्थ टू साउथ इधर निकल रही है तो इस साइड, नॉर्थ टू साउथ मतलब इस साइड हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये तो लॉजिकल चीज है समझने के लिए, बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं? दोनों बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, सब कुछ दिया हुआ है आपके पास। B1 क्या होगा? ड्यू टू एक्सिस होगा, ड्यू टू एक्सियल वाला, तो फॉर्मूला μ0/4 पाई कितना होगा? 2m/r³। तो B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई 10⁻⁻⁷ 2, m की वैल्यू 1 है अपॉन r³ r³ कितना? 1 मीटर है, तो 1 का क्यूब। तो B1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। और B2 किसके कारण है बेटा? μ0/4 पाई m/r³। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ओके, तो देयरफॉर रिजल्टेंट तो हमारा क्या होगा? देखो रिजल्टेंट फाइंड करना है तो क्या होगा? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, B1 मतलब 2 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर, प्लस B1 स्क्वायर मतलब 10⁻⁷ का स्क्वायर। अब इसमें से देखो 10⁻⁷ का स्क्वायर, 10⁻⁷ का स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, ये 4 प्लस 1 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर, कितना लिख लिया? तो 10⁻⁷ का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो बी आर की वैल्यू कितनी आएगी? √5 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। अब एंगल भी तो फाइंड करना पड़ेगा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? B2/B1। B2 कितना है? 10⁻⁷, B1 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁷, तो tan थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
हाफ विद B1। लिख लो बेटा। तो फाइनली आज के लिए यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। ये सीबीएसई वालों के लिए काफ़ी कम इंपॉर्टेंस वाला है, इफ बेस्ड ऑन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। गुजरात बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडबल नीट के बेस पे क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे करवा दिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है बेटा, टेक केयर।